हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। नेशनल इनकम में जब चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, और वो टॉपिक है कौन है देश के सामान्य निवासी, एंड हु आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स। ये नॉर्मल रेसिडेंट्स को लेकर बहुत बार चर्चा की जाती है, सिटीजनशिप के साथ इसको जोड़ा जाता है, उसमें क्या अंतर है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में नॉर्मल रेसिडेंट्स या सामान्य निवासियों से संबंधित सारी चीजों को समझेंगे और अपने कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। इससे पहले कि ये सेशन स्टार्ट करें, एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी अध्ययन हिंदी माध्यम में निःशुल्क कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपको यहां 10 या 20% सिलेबस कवर करने के बाद किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, और पूरा का पूरा कंटेंट और सिलेबस आपको यहां निःशुल्क मिलने वाला है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ और हिंदी माध्यम में अपनी निःशुल्क शिक्षा जारी रखिए। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन और समझते हैं कि देश के सामान्य निवासी कौन है, जिनको हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब देखिए, एक जो शब्द इसके साथ आता है जिसको बार बार जोड़ के कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है, या एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो है सिटीजनशिप, जिसको कहते हैं नागरिकता। एक चीज तो आप समझ लीजिए कि नागरिकता और नॉर्मल रेसिडेंट्स में अंतर है। जो सामान्य निवासी है वो ये जरूरी नहीं कि वो नागरिक हो। हाँ, नागरिक है तो वहां का सामान्य निवासी होगा, 100 दिन के आसपास रह रहा हो, अब इसकी चर्चा हम करेंगे, 1 ईयर अगर रह रहा हो तो ये जो नागरिकता है ये ऑल टुगेदर एक अलग कहानी है, ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। और ये जो नॉर्मल रेसिडेंट्स या सामान्य निवासी की हम बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक टर्म्स या आप कह सकते हैं आर्थिक प्रक्रिया के तौर पर हम बात कर रहे हैं। तो क्या है इसको समझेंगे, पहले नॉर्मल रेसिडेंट्स की बात करते हैं। अब देखिए, इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण वर्ड्स आएंगे, अभी मैं उसको मार्क करूंगा, जिस पर आपको 4 चीजें समझ लेनी है। ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः एक देश में निवास करता है, पहली बात, तथा उसके आर्थिक हित, यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, उसके आर्थिक हित उस देश से संबंधित होते हैं, उसे उस देश का सामान्य निवासी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस देश में निवास कर रहा है और जिसके आर्थिक हित या इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाई करते हैं। आर्थिक हित का मतलब क्या होता है? उत्पादन, उपभोग, धन का कमाना और संचय करना, जिसको कहते हैं वो जुड़ा हो यहां के प्रोडक्शन, कंजम्पशन, अर्निंग एंड एक्यूमुलेशन। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो ये आर्थिक हित की चर्चा की जा रही है, इसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वो उस देश में रह रहा है और उसके आर्थिक हित उस देश से संबंधित होते हैं, यानी उसका उत्पादन, उसका उपभोग, उसका धन का संचय और धन को कमाना, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहा जाता है? सामान्य निवासी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एक नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाता है, एक सामान्य निवासी कहा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सामान्य निवासी कहलाने के लिए व्यक्ति को उस देश में 1 वर्ष, ये और एक इंपॉर्टेंट बात, या उससे अधिक अवधि में निवासरत होना आवश्यक रहता है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें अभी तक आपने देखी सामान्य निवासी के लिए, अगर आप नोट करके चलें तो पहला, देश में रहता हो, कितना दिन, यह महत्वपूर्ण है, कम से कम 1 वर्ष। उसके बाद देश में रहता हो 1 वर्ष कम से कम। उसके बाद दूसरा, आर्थिक हित, उसके जो आर्थिक हित हैं उस देश में हो। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
एक तो आप उसको सामान्य निवासी मानेंगे जो कम से कम उस देश में 1 साल रह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, नागरिकता से कोई मतलब नहीं इसका। जो नेचुरल सिटीजन्स हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट्स हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है यहां का सिटीजन हो लेकिन कहीं और रहता हो, वहीं कमाता हो, वहीं खर्च करता हो, वहीं प्रोडक्शन करता हो, वहीं इन्वेस्टमेंट करता हो, तो हमारे लिए वो क्या है, हमारे नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। तो क्या है, देश में वो रहता हो कम से कम 1 वर्ष और उसके आर्थिक हित उस देश में हो। आर्थिक हित मतलब वो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो आर्थिक क्रिया जो कर रहा है, वो भारत इस देश के पक्ष में करे, जो कमा रहा है यहां खर्च करे, जो धन संचय कर रहा है यहां करे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी यहां पर ऑफिस है, एम्बेसी है, वहां कोई भारतीय हमारा काम कर रहा है और पैसा यहां कमा के यहां खर्च कर रहा है, तो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स कहा जाएगा। आगे बात समझ में? तो 1 वर्ष के कम से कम 1 वर्ष यहां रहता हो, आर्थिक हित उस देश में हो। सामान्य निवासी कहलाने के लिए इस देश में 1 वर्ष या उससे अधिक रहना पड़ेगा। सामान्य निवासी में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो उस देश के नागरिक और निवासी दोनों ही होते हैं। तो नागरिक भी हो सकते हैं और निवासी भी हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन इन दोनों में फर्क है। हो सकता है कि जो रेसिडेंट है वो नागरिक ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि नागरिक क्या है, पूरी तरह एक वैधानिक। जब भी आपके पास सामने ये 2 शब्द आएंगे, सिटीजन और यहां पर रेसिडेंट, ठीक, यानी नागरिक और सामान्य निवासी, तो ये जो है ये एक वैधानिक क्रिया है, यानी लीगल टर्म है। लीगल मतलब देश की संविधान और कानून के तहत इसमें नियम बनाए गए हैं और उस हिसाब से इसका निर्धारण किया जैसा है। जैसे और अलग अलग देशों को सिटीजनशिप देने के अलग अलग नियम हैं। भारत में यह है कि आप यहां पैदा हुए हो और जो या सरकार आपको किसी कोई सिटीजनशिप प्रदान करे दूसरे देश का खत्म करके, तो ये जो कानून है, इन कानून के तहत आपको नागरिकता दी जाती है, ये आपका सिटीजनशिप हो गया। लेकिन जो रेसिडेंट होते हैं वो ये है कि कोई भी हूं, अगर 100 दिन वो रह रहे हैं और आर्थिक उस देश में है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति भी शामिल होते हैं जिनके पास उस देश की नागरिकता तो नहीं किंतु पासपोर्ट अवश्य है। तो ये इंपॉर्टेंट रूप से आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपका रेसिडेंट है, ये पूरी तरह आर्थिक या इकोनॉमिक टर्म है, ठीक, आर्थिक या इकोनॉमिक टर्म। और ये क्या है, ये वैधानिक या लीगल टर्म है। तो ये लीगल टर्म है, ये आर्थिक टर्म है। इन दोनों में ये अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक ये महत्वपूर्ण बात, इससे स्पष्ट है कि सामान्य निवासी में एक देश की घरेलू सीमाओं में रहने वाले नागरिक और गैर नागरिकों को शामिल किया जाता है। सिटीजन्स भी हो सकते हैं, नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आ गया, घरेलू सीमाओं। तो देश की घरेलू सीमाओं में जो नागरिक रहते हैं या गैर नागरिक रहते हैं, उन्हीं को शामिल किया जाता है। अब ये ध्यान रखिए कि जो ये घरेलू सीमा है ना, ये जो घरेलू सीमा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाएगी। अब इसको हम अगले सेशन में समझेंगे कि घरेलू सीमा क्या होती है। तो जो किसी भी देश की जो घरेलू सीमा होती है, वो संक्षेप में अगर आप समझें तो वो किसी भी देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो उस देश का नक्शा आप देखते हैं वो है। उसका एक समुद्री क्षेत्र होता है, जैसे 12 नॉटिकल माइल्स तक का। इसके अलावा उसके जो पानी के जहाज होते हैं, मछली के पकड़ने वाले जो नौकाएं होती हैं, समुद्र में तेल निकालने वाले ऑयल रिग्स होते हैं, और पूरी दुनिया में जो हमारे या उस देश की एम्बेसी होती है, राजदूत जो राजभवन जहां पर जिस एम्बेसडर बैठते हैं, राजदूत बैठते हैं, वो जितने ऑफिसेज होते हैं वो सब किसी देश की घरेलू सीमा कहे जाते हैं, जिसको हाई कमीशन भी कहते हैं या एम्बेसी भी कहते हैं, दूतावास जिसको कहा जाता है। तो पूरी दुनिया में ये घरेलू सीमा के अंतर्गत वो चीज आती है। तो वहां रहने वाले नागरिक और गैर नागरिकों को शामिल किया जाता है। अब क्या चीजें शामिल नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सामान्य नागरिक में शामिल होगा वो तो हमने समझ लिया, सामान्य नागरिक में क्या शामिल नहीं किया जाएगा ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, पर्यटन, उपचार या किसी समारोह में शामिल होने के उद्देश्य से आने वाले विदेशी आगंतुक। अब मान लीजिए बाहर से कोई आया है, वो 1 वर्ष यहां रह भी गया, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट करने के लिए नहीं आया है, वो यहां पर पर्यटन करने या टूरिज्म के लिए आया है, अपनी दवाई कराने आया है, या कोई समारोह अटेंड करने आया है। तो ऐसे में अगर कोई आकर यहां रह भी जाता है तो इससे हम यहां का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते हैं। इसके अलावा विदेशी राजदूत। अब विदेशी राजदूत क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर देश में दूसरे देशों की एक ऑफिस बनाया जाता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग भारत में रह रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो वो कहां जाएंगे? तो दिल्ली में या अलग अलग शहरों में एक ऑफिस ऑस्ट्रेलिया का बनाया जाएगा, जहां वहां का एक ऑफिसर बैठेगा जिसको एम्बेसडर या हाई कमिश्नर कहते हैं। तो वो एम्बेसी कही जाती है जो वो ऑफिस होती है। तो उसमें जो वहां का दूतावास वाले, जो वहां का दूता, एक तरह से कह सकते हैं आप कि वहां का राजदूत होगा, एम्बेसडर होगा, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, हालांकि वो यहीं रह रहा है, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ का नहीं है, वो कहीं और भेज रहा है, पैसा अपने घर भेज रहा है, वहां कमा के वहां यूज कर रहा है।
इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यानी उस दूतावास में जो वहां के अधिकारी और काम कर रहे हैं जो उस देश के हैं, वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहे जाएंगे। सैन्य बल के सदस्य और दूतावास के विदेशी कर्मचारी, तो दूतावास में अगर कोई विदेशी कर्मचारी हैं जो आकर दूतावास में रह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हमारा ही दूतावास कहीं है और वहां पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका अपने देश में है, तो वो भी हमारे सामान्य नागरिक नहीं कहे जाएंगे, ध्यान रखिए। तो जो भी विदेशी राजदूत होंगे, विदेशी प्रशासनिक अधिकारी होंगे, सैन्य बल के सदस्य यानी किसी दूसरे देश के सैन्य बल के लोग किसी छावनी या किसी काम से अगर यहाँ पे रह रहे हैं, किसी मिशन के तहत रह रहे हैं, तो जैसे अक्सर आपने सुना होगा यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, संयुक्त राष्ट्र की शांति बहाल करने वाली एक फोर्स होती है। तो इस फोर्स में क्या होता है, दुनिया भर के कई सारे सिपाही रहते हैं जो किसी एक देश में आके रहते हैं। तो अगर वो आके भारत में भी रह रहे हैं तो उस केस में भी क्या किया जाता है, उस केस में उसको सामान्य नागरिक में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कार्यरत विदेशी नागरिक, ये बहुत महत्वपूर्ण आता है। जैसे कई तरह के अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, कई बैंकों के और शाखाएं होती हैं। तो वहां पर कोई विदेशी नागरिक अगर भारत में उसका कोई ब्रांच है और उसमें कोई विदेशी नागरिक काम भी कर रहा है, तो हमारा सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हम इसको अपना सामान्य नागरिक नहीं मानेंगे। तो ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्यरत विदेशी नागरिक जैसे विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि में कार्यरत विदेशी नागरिक जिनकी रहने की अवधि 1 वर्ष से कम है, तो अगर 1 वर्ष से कम वो रह रहे हैं तो हमारे यहाँ के वो नहीं माने जाएंगे। विदेशी जहाजों के सदस्य, व्यवसायिक यात्री और मौसमी श्रमिक, तो जो बाहर से विदेशी जहाजें आती हैं उसके सदस्य आते हैं, या आप कई बार ऐसे कुछ वर्कर आते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, यहाँ पर आके चले जाते हैं, उनको भी हम सामान्य नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा गैर निवासी उद्यमों में कार्यरत ऐसे विदेशी नागरिक जो मशीन लगाने या संयंत्र खरीदने आए हैं। तो ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट होते हैं जिसमें बाहर से इंजीनियर्स या मैकेनिक्स बुलाए जाते हैं, जो आकर यहाँ पर क्या करते हैं, मशीनें लगाते हैं, संयंत्र लगाते हैं, उनको देख करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो भले ही वो यहाँ पे रहें, हमारे यहाँ के वो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहे जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक तो वो यहाँ पे रह रहे हो, दूसरा उनका आर्थिक हित यहाँ हो। वो जो पैसा कमा रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो यहाँ के लिए कर रहे हैं, यहाँ अर्न करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ एक्यूमुलेट करेंगे, इस बात का जानकारी होना, इस बात को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो ये हमारे सामान्य नागरिकों में आएंगे। बाकी जो घरेलू जो हमारी सीमा है उसकी चर्चा हम अगले सेशन में डिटेल में करेंगे कि घरेलू सीमा से क्या अर्थ होता है। तो देश के सामान्य निवासी यानी नॉर्मल रेसिडेंट्स के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण सेशन था, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन नॉर्मल रेसिडेंट है कौन नहीं है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इसमें अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आया है अपनी वेबसाइट यानी magnetbrains.com, और magnetbrains.com पर आपको इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम की सारी कक्षाएं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगी। जैसे अगर आपने क्लास 6 to 12 हिंदी माध्यम सेलेक्ट किया और आपने क्लास 12 सेलेक्ट कर लिया, तो आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें एक साथ क्रमबद्ध तरीके से निःशुल्क रूप से वेबसाइट पर रखी गई हैं। इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, इजीली आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। बस एक छोटा सा काम करना है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।